हेलो एवरीवन। तो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और अब जो हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में वो वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी। और इसमें जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हम लोग बस उन्हीं को ही पढ़ेंगे क्योंकि अब तो उतना टाइम है ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो इनको कहा जाता है, तो इराटोस्थनीज को कहा जाता है। और फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, तो ये हिकेटियस को कहा जाता है। और इसके बाद है मॉडर्न जियोग्राफी। मॉडर्न जियोग्राफी के जो फाउंडर हैं वो कौन है, तो वॉन हम्बोल्ट हैं। और ब्रह्मांड के अध्ययन की जो वैज्ञानिक शाखा है वो क्या है, तो खगोल विज्ञान है। और सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन जो किया था वो टॉलमी ने किया था। और इसके बाद है आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान के जनक हैं कोपरनिकस। इन्होंने मत दिया था कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। इन्होंने बोला था ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। और टॉलमी ने बोला था कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, पृथ्वी है। वो पृथ्वी को केंद्र माना था टॉलमी ने, और कोपरनिकस ने सूर्य को केंद्र माना था, ब्रह्मांड के केंद्र। अगला है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो 3 तरीके से इसमें बताया गया है। एक तो बिग बैंग थ्योरी जिसका प्रतिपादन किया था 1927 में लैमेंटेयर, और 1967 में वेगनर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला है स्टेडी स्टेट थ्योरी, मतलब सतत सृष्टि सिद्धांत, जो दिया था फ्रेड हॉयल ने। और फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी ने। इसके बाद है दोलन सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत, जो दिया था डॉक्टर एलन सेम्ब्रेज ने। तो 3 तरह के सिद्धांत हैं जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग थ्योरी दी है लोगों ने। एक बिग बैंग थ्योरी है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। एक सतत सृष्टि सिद्धांत है, इससे बोला गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। तीसरा दोलन सिद्धांत है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। दोनों तीनों ही अलग अलग प्रतिपादन किए गए हैं। और अगला है पृथ्वी से सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, AU बोलते हैं, जो खगोलीय एकक होता है। अगला है वारेमीर। वारेमीर ने मत दिया था कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये वारेमीर ने बताया था सबसे पहले। परमाणु संख्या में जो सूर्य है तो उसमें हाइड्रोजन 91%, हीलियम 8.9% होता है। और द्रव्यांश संख्या में जो सूर्य में है वो हाइड्रोजन 70.6% है और हीलियम 27.4% है। अब है कि सूर्य का व्यास और पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो 109.2 गुना अधिक है। और जो सूर्य की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है, और जो कि पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी तक सूर्य को पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। अब आकार में ग्रहों को पढ़ लेते हैं कि जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, इसके बाद शनि है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, और इसके बाद है 5वें नंबर पे पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल है, और फिर बुध है सबसे छोटा। इसको याद करने का तरीका है बस अब पशु में बुध, बस अब पशु में बुध। ये है आकार के हिसाब से दिया गया है, ग्रहों का ऑर्डर है ये। और अब है अगला, जो शुक्र और अरुण है ये क्या है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ रोटेट होते हैं। केवल शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम, और बाकी सब पश्चिम से पूरब होते हैं। न्यू मून क्या होता है, नया जो चंद्रमा होता है वो अमावस्या को होता है। इसमें सूर्य ग्रहण प्रतिपदा होता है। इसमें क्या होता है, न्यू मून डे में बीच में मून होता है। किसके किसके बीच में होता है, सन और अर्थ के बीच में मून होता है न्यू मून डे। बुध क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, और इसमें क्या होता है, ये 88 पृथ्वी दिवस होते हैं। इसमें मतलब जो पृथ्वी का चक्कर मतलब जो सूर्य का चक्कर है वो 88 दिन में लगाता है। इसमें कोई भी उपग्रह नहीं है बुध का। और शुक्र क्या है, सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, और इसके दिन होते हैं 225 होते हैं, और इसमें भी कोई उपग्रह नहीं है। तो 2 हैं बुध और शुक्र, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें CO2 होता है शुक्र में। अब आती है बारी पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं। ये आकार में है, ये 5th में सबसे बड़ा है, 5th नंबर का, और इसमें एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और ये क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस झुकने के कारण ही क्या होती है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और ये परिक्रमण करता है सूर्य का, उसमें टाइम लगता है 365 दिन। और इसका जो घूर्णन होता है वो परिभ्रमण होता है, और परिभ्रमण जो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, जिसमें 1 दिन होता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.1 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाता है। और क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो निकटतम दूरी होती है वो कब होती है, 3 जनवरी को होती है, जिसको हम लोग उपसौर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सबसे ज़्यादा दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है, इसको अपसौर बोलते हैं। अब हैं ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि जो 21 मार्च और 23 सितंबर होता है, इस दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। और 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है।
अब आते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह है, इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। इसके उपग्रह हैं फोबोस, डिमोस, ये इंपॉर्टेंट है। फोबोस, डिमोस जो है ये किसके उपग्रह हैं? मंगल के हैं। हिमसीतित इसमें जल पाया जाता है, हिमसीतित जल पाया जाता है। और निक्स ओलंपिया एक ज्वालामुखी है, इस पे निक्स ओलंपिया ज्वालामुखी मंगल पर है। इसमें पृथ्वी दिवस कितना होता है? 687 होता है। अब आते हैं बृहस्पति, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और ये लघु सौर तंत्र बोला जाता है। इसमें कितने उपग्रह हैं? 90, अप्रॉक्सीमेटली 90 हैं। और गैनीमेड जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? गैनीमेड है बृहस्पति का। अब आता है शनि ग्रह, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 उपग्रह हैं। और टाइटन जो है ये इसमें इसका उपग्रह है, फोबे इसका उपग्रह है। और इसके बाद आते हैं अरुण। अरुण की जो खोज की है वो हर्षल ने की है, 1781 में की है। और ये तीसरा सबसे बड़ा है और चारों ओर इसमें क्या है? वलय है। और ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और ये उपग्रह कितने हैं? 27 टाइटेकिया, जो कि इसका टाइटेनिया जो इसका उपग्रह है, इसमें 27 उपग्रह हैं जिसमें से टाइटेनिया इसका बड़ा उपग्रह है। अब आते हैं वरुण। वरुण की जो खोज है वो जोहन गाले ने की थी ना 1846 में। ये एक नीला ग्रह है, इसको भी नीला ही बोलते हैं। और इसमें 14 उपग्रह हैं और इसका जो ट्रिटॉन है वो ट्रिटॉन उपग्रह बड़ा उपग्रह है। यहाँ हम लोगों ने पढ़ लिया है और आई थिंक समझ में आया होगा। और अब आते हैं बौने ग्रह। बौना ग्रह कितने हैं? 5 हैं बौने ग्रह। यम, सेरिस, होमिया, मेकमेक और ईरिस, ये हैं छोटे छोटे बौने ग्रह हैं। और ये आकार में चंद्रमा के समान है और सूर्य की परिक्रमा कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं पड़ती है। इनको बौने ग्रह बोला जाता है। और जो यम है ये 24 अगस्त 2006 को बौना ग्रह है, इसको घोषित किया गया और इसकी खोज की थी क्लाइड टॉम्बैग ने। और ये वरुण की कक्षा को काट देता है। इसमें 5 उपग्रह हैं यम में। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी से 59% भाग, इसमें 59% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। और चंद्रमा जो है ये 6.68 डिग्री झुका है। पृथ्वी चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमास क्या है? साइनोडोमिक मास बोलते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है उसे चंद्रमास बोलते हैं। सुपर मून क्या होता है? पेरिजी फुल मून, जो चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो सुपर मून बोलते हैं। ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा ब्लू मून कहलाती है। 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन इस पे पहुंचे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जो चंद्रमा के काले धब्बे वाले क्षेत्र हैं वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोला जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? फुल मून के दिन होता है चंद्र ग्रहण। अब आते हैं एस्टेरॉइड, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो बृहस्पति और मंगल के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हुआ था एस्टेरॉइड्स का, जो बृहस्पति और मंगल के बीच में है। अब अगला है धूमकेतु, जिसको कोमेट बोलते हैं। ये क्या होते हैं? पत्थर, धूल, बर्फ, गैस ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा और पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ये पुष्कल तारे बोले जाते हैं। और इसके बाद है उल्का, जो होते हैं मेट्रॉइड्स। ये क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों अथवा धूमकेतुओं के धूल कण वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये चमकते हैं। उल्कापिंड उल्कास में टूटा हुआ तारा बोलते हैं। टूटा हुआ तारा जो होता है ना वो उल्कापिंड होता है। और जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो उल्का के पृथ्वी से टकराने के परिणाम ही बनी है लोनार झील। अगला है ब्लैक होल का जो सिद्धांत है वो दिया था सी चंद्रशेखर ने। उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। ब्लैक होल सी चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया। अब आते हैं पृथ्वी। जो पृथ्वी है वो कार्बेनियस युग पृथ्वी संपूर्ण बृहत महाद्वीप था जिसको पेंजिया बोला गया था। ये पेंजिया फिर 2 भागों में टूटा था जिसको लारेशिया और गोंडवाना बोला गया। और इसमें जो जलीय भाग था वो था पेंथेलेशा और जो जमीन वाला हिस्सा वो पेंजिया था। अब इसमें होता क्या है? लॉरेशिया जो है वो उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में टूटा और जो गोंडवाना लैंड था वो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया बना। अब इसका पढ़ लेते हैं। और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो विश्व है उसका भी भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो बीच में होता है भूमध्य रेखा वो 0 डिग्री पे होती है। कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ हो गया, मकर हो गया 23.5 साउथ हो गया। आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 नॉर्थ होता है। अंटार्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 साउथ होता है। और नॉर्थ पॉइंट 90 डिग्री और साउथ पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री साउथ होता है। अब इनके क्वेश्चंस क्या बनते हैं? 2 अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, 2 अक्षांशों की बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? इनकी लंबाई बराबर होती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं। और शून्य अंश जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो 1498 को केप ऑफ गुड होप होकर के
इसके बाद है लिटिल कॉमेंट्री सिद्धांत, जो बुक है ये लिटिल कॉमेंट्री, ये किसने दिया है? कोपरनिकस ने दिया है 1514 में। क्या है इसका मतलब? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये कोपरनिकस ने बताया था लिटिल कॉमेंट्री सिद्धांत में। ग्रहों की गति के नियम जो दिए हैं वो केपलर ने दिए हैं, और ये कहाँ के थे? जर्मनी के। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की? कैप्टन कुक 1778 में। अगला है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी 1909 में। अब अगला है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो फर्स्ट थे दक्षिणी ध्रुव पर, वो एमंडसन थे जो नॉर्वे के थे, 1911 में पहुंचे थे दक्षिणी ध्रुव पर। अब क्या है इसमें दिया गया है परतों के बारे में, जो पृथ्वी की परतें होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। सबसे ऊपर जो है वो क्रिस्ट होती है, सबसे ऊपर क्रस्ट होती है। फिर इसके बाद आता है मेंटल, क्रिस्ट, मेंटल, और इसके बाद आता है क्रोड, क्रिस्ट, मेंटल, क्रोड। अब इसमें भी सब पार्ट्स होते हैं। जैसे जो क्रिस्ट होती है इसमें जो लंबाई रहेगी वो 0 से 100 रहेगी, 0 से 100 किलोमीटर के बीच जो रहेगा वो क्रिस्ट रहेगा। और इसमें सियाल मतलब कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और इसको बोलते हैं मोहरोविक असातत्य। इसके बाद आता है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ये जो होता है ये 700 किलोमीटर, यहाँ से जो डिफरेंस रहेगा वो 700 किलोमीटर का रहेगा। और यहाँ पे होता है सीमा, सीमा मतलब क्या रहेगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अब आता है क्रोड, और क्रोड का जो बाह्य क्रोड रहता है उसको बोलेंगे गुटेनबर्ग्स असात्य। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सियाल वाला हो गया मोहरोविक असात्य हो गया, फिर इसके बाद मेंटल और क्रोड के बीच में हो गया गुटेनबर्ग असात्य, और इसमें भी जो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच में रहेगा वो लेहमैन असात्य रहेगा। और यहाँ क्रोड में होता है निफे। तो 3 चीज़ हम याद रखेंगे, सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट में हो गया सियाल, और क्रोड में हो गया सीमा, और आंतरिक क्रोड में हो गया निफे। निफे मतलब क्या हो गया? निकल और आयरन हो गया। अब इसमें क्या होता है? आंतरिक क्रोड जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी वो 5100 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक रहेगा 2900 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, फिर रहेगा 700 मीटर, ऊपर रहेगा 0 से 100 ये रहेगा। और ये टोटल कितना हो गया क्रोड तक, मतलब जो ऊपरी परत है और आंतरिक वाला है, यहाँ के जो बीच की एक तरह से ये त्रिज्या हो गई। तो ये जो त्रिज्या होती है वो 6378 किलोमीटर हो गई। और पृथ्वी की बाह्य सतह जो होती है स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पृथ्वी की बाह्य सतह। स्थलमंडल जो है, स्थलमंडल में जो अधिकतम ऊंचाई वाला पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और ये तो हो गया ऊंचा पॉइंट स्थलमंडल का। और सबसे गहरा जो स्थलमंडल का पॉइंट है वो मैरियाना ट्रेंच है, जिसको गर्त बोलते हैं, वो 11033 मीटर है सबसे गहरा पॉइंट। और कितने प्रतिशत भाग जो जल से है, तो ये 70.8% है, और स्थल कितने परसेंट है? 29.2% है। उत्तरी गोलार्ध में जो जल है वो 61% है, और दक्षिणी गोलार्ध में है 81%। अब पढ़ते हैं चट्टान के बारे में। पृथ्वी की जो बाह्य परत पर मिलने वाली कठोर पदार्थों को क्या बोलते हैं? सैल या फिर चट्टान बोलते हैं। और चट्टानों के भी प्रकार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें 3 है, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो इसमें देख लेते हैं कैसे क्या होता है। जैसे होता क्या है, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं आग्नेय चट्टान से। तो जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका उत्थान जो है वो अपक्षय और अपरदन से होता है, तो अवसादी चट्टान बनती है, अवसाद जमा होकर परतदार होती है। इसके बाद इसमें ताप और दबाव पड़ता है तो ये रूपांतरित चट्टान बनती है, और रूपांतरित चट्टान जब संगलन होता है तो ये आग्नेय चट्टान बन जाती है। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अब होता क्या है कि जो आग्नेय चट्टान है पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा मैं वो बताती हूँ। जैसे मैग्मा है, लावा है, तो ये जमने से बन गया। और प्राथमिक सैल होती है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पूछा जाता है कि बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, डायोराइट, गैब्रो ये किस टाइप की चट्टानें हैं, तो ये आग्नेय चट्टानें हैं। फिर पूछा जाता है अवसादी चट्टान, तो जैसे बलुआ पत्थर, सिल्ट, चीका मिट्टी, कोयला, लोयस, जीवाश्म, खनिज तेल, ये सभी अवसादी चट्टानें पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद रूपांतरित चट्टान में क्या होता है, जो ताप दाब के कारण आग्नेय और अवसादी शैलों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है उसे रूपांतरित बोलते हैं। इसमें आता है स्लेट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्जाइट और फाइलाइट और नीज, ये आते हैं रूपांतरित चट्टान में। और एक बार देख लेते हैं अवसादी चट्टान वाला। अवसादी चट्टान में आता है बलुआ पत्थर और सिल्ट, चीका, कोयला, लोयस, और इसके बाद जीवाश्म और खनिज तेल, ये अवसादी चट्टान में आता है। और इससे अवसादी चट्टानों जो होती हैं उनसे रूपांतरित होता है, तो देख लेते हैं। बलुआ पत्थर से क्वार्जाइट, चूना पत्थर से संगमरमर, सेल से स्लेट, स्लेट से फिर हुआ तो फाइलाइट बना, और इसके बाद कोयला से हीरा।
अब आते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या है, पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मैग्मा जो निकलता है वो, और इससे क्या निकलता है, राख, जलवाष्प और अन्य गैसें भी निकलती हैं। येलो स्टोन पार्क में ओल्ड ओल्ड जो है फेथफुल, ओल्ड फेथफुल पार्क में, येलो स्टोन पार्क में ओल्ड फेथफुल गीज़र, इसको नाम दिया गया। गीज़र क्या है, गीज़र क्या है, छिद्रों दरारों से कभी कभी जल वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलना, इसको गीज़र बोला गया है। एंडीज पर्वतमाला जो है इसमें है ओजस डेल सलाडो, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि कौन सा सक्रिय है और कौन सा सुसुप्त है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि ओजस डेल सलाडो जो है ये एंडीज पर्वतमाला पे है। एकांगुआ जो है ये कई बार पूछा गया है, ये एक मृत ज्वालामुखी है और पर्वत पर एंडीज पर्वतमाला में है। और किलायू जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, अमेरिका हवाई द्वीप पर है। मौना लोआ ये भी अमेरिका हवाई द्वीप पर, ये भी सक्रिय ही है कि तो किलायू और मौना लोआ दोनों सक्रिय हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो किलायू अमेरिका हवाई द्वीप पे ये सक्रिय है, मौना लोआ हवाई द्वीप पर सक्रिय है, एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों ही इटली में है और सक्रिय है। फिर है कोलिमा, ये मैक्सिको में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ये पूछा जाता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी। बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। माउंट एरिबस ये अंटार्कटिका में है और विशुवियस ये इटली में है। अब प्रक्षुब्ध वाले में जो है, प्रक्षुब्ध जो है माउंट सेंट हेलेंस ये यूएसए में है, ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। अगला है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कोह सुल्तान पाकिस्तान में है, मृत है। दामवंत ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। कुलाल और किलीमंजारो अफ्रीका तंजानिया में है। चिम्बाराजो ये इक्वाडोर में है और एकांगुआ साउथ अमेरिका में है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, एशिया और अमेरिका महाद्वीप पर। प्रशांत महासागर के तटीय भागों में सर्वाधिक संख्या में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण इन क्षेत्रों में क्या है, अग्निवलय है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक है। भूकंप के बारे में देख लेते हैं। भूकंप का जो भूकंप मापी यंत्र है, सिस्मोग्राफ है, इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोला जाता है। इसमें 3 तरंगें होती हैं भूकंप में, प्राथमिक, द्वितीयक और सतही। प्राथमिक में होता है पी वेव्स। पी वेव्स क्या है, जो गति सर्वाधिक होती है, इनकी ध्वनि तरंगों के समान होती है, मतलब अनुदैर्ध्य होती हैं। और एस वेव्स क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठोस माध्यम से ही गुजरती हैं, प्रकाश तरंगों के समान होती हैं एस वेव्स। एल वेव्स क्या होती हैं, रेले वेव्स होती हैं, इनकी खोज की थी AH लव ने, इनको लव वेव्स भी बोलते हैं, इसीलिए इसको एल वेव्स बोला गया है सतही वालों को। ये क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों ही प्रकार से गुजरती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी जो होती है वो सतही तरंग होती है, एल वेव्स होती है। और जो सुनामी शब्द है ये एक जापानी शब्द है। और क्या होता है इसमें, जो भूकंप में पूछा जाता है, एपिसेंटर क्या होता है, और फोकस से ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा भूकंप का उद्भव होता है, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। और इसके 3 स्केल होते हैं, एक रिएक्टर होता है, स्केल होते हैं भूकंप मापने के 3 स्केल हैं, रिएक्टर, मर्केली और एक होता है रोसीफेरल। तो 3 प्रकार के हैं स्केल हैं, रिएक्टर, मर्केली और रोसीफेरल। पर्वत हैं, पर्वत पढ़ लेते हैं, पर्वत पूछे जाते हैं। और पर्वत होता क्या है, धरातल पर वह विशिष्ट रूप है जो सामान्य तल से ऊंचा तथा तीव्र ढाल वाला होता है और इसका शिखर जो होता है वो संकुचित होता है। और ये पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। ब्लॉक माउंटेन होते हैं, जैसे वालसेज पर्वत जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में, कैलिफोर्निया USA में है, जॉर्डन नदी घाटी, लाल सागर जो कि बेसिन से जाम्बेवी नदी, विश्व की सबसे बड़ी घाटी है, जॉर्डन नदी घाटी विश्व की सबसे बड़ी घाटी है। फिर अगला है, पहला तो पढ़ लिया ब्लॉक माउंटेन जिसको अवरोधी माउंटेन बोला गया। फिर आया है रेसिडुअल जो घर्षित होता है, ये चट्टानों के अपर्दन से विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, स्पेन की सियरा नेवादा और अमेरिका की गैसा बूटी ये सभी घर्षित अवशिष्ट हैं। और इसके बाद आता है संचित पर्वत जो होते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी, लावा, कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी जमा होने से बनते हैं। और बालू का स्तूप जो रेगिस्तान है ये संचित है। अगला है मोड़दार या वलित पर्वत जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक संपीड़न के कारण चट्टानों के मुड़ने से ये बनते हैं। सॉरी, जैसे हिमालय हो गया, यूराल पर्वत हो गया, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, ड्रैगन्सबर्ग, ये सभी क्या है, मोड़दार या वलित पर्वत है। देख लेते हैं इसकी एक बार। विश्व का सबसे जो पुराना वलित पर्वत है वो अरावली है भारत में। माउंट आबू की जो गुरु शिखर चोटी है वो इसी पर है। और आप लोग कमेंट करेंगे जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई कितनी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत है जो 7200 किलोमीटर है। और अगला है मैकिनले, ये डेनाली अमेरिका की सबसे ऊंची है मैकिनले। ब्लैक एंड वाइट पर्वत USA में है। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है।
अब देख लेते हैं कि पर्वत और उनकी स्थिति और सर्वोच्च बिंदु उनका क्या है। तो एंडीज पर्वत का जो सर्वोच्च बिंदु है वो एकांगुआ है, और रॉकी का माउंट एल्बर्ट है। काराकोरम माउंट एवरेस्ट। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सबसे सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट एवरेस्ट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोस है। इसके बाद यूराल पर्वत का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो है नाया। अगला है एटलस का है ताउस्कल। एलबुर्ज जो ईरान में है, एलबुर्ज इसका है दामवंत। अगला है काकेसस जो रूस में है, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट अल्ब्रूस है। अलास्का का यूएसए, इसमें सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट मैकिन्ले। इसके बाद है आल्पेशियन पूर्वी यूएसए जो माउंट मिचेल है, सबसे ऊंचा पॉइंट। आल्पस का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट ब्लैक। आल्पस का सबसे यूरोप का है। और पठारों की जो ऊंचाई होती है वो 300 से 500 मीटर होती है। और इसके बाद देश में सबसे घना द्वीप जावा में स्थित मुद्रा, ये नहीं पढ़ा है हम लोगों को।